हेलो स्टूडेंट। तो जैसे कि आपको पता है कि आपके मिड टर्म के एग्ज़ाम आने वाले हैं। तो आज मैं हिस्ट्री के ऊपर वीडियो बना रहा हूँ जिसमें मैं आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताऊँगा जो कि चैप्टर वाइज हैं। मतलब 4 चैप्टर हैं आपके वैसे तो मिड टर्म में जो आपके मार्च में आने वाले हैं। तो उसके हिसाब से ही मैंने चारों चैप्टर में से सिर्फ एक एक क्वेश्चन निकाला है जो कि आपके एग्ज़ाम में आ सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो आपका सेकंड चैप्टर है मेसोपोटामिया वाला, उसमें से ये क्वेश्चन आपका जरूर रिपीट होता है, लेखन कला के विकास का वर्णन कीजिए। तो मतलब ये पूछा जाता है ना कि जो लेखन कला थी उसका मतलब विकास का मतलब आखिर इसका विकास क्यों हुआ, आखिर क्या ज़रूरत पड़ेगी मेसोपोटामिया के लोगों को कि उन्होंने लिखने की कला को शुरू किया। तो देखिए आप लोगों ने पढ़ा ही होगा कि जो मेसोपोटामिया के जो लोग थे वो चिकनी मिट्टी की पट्टिकाओं पर लिखा करते थे। चिकनी मिट्टी कैसे बनती थी, मतलब वही एक तरीके से मिट्टी होती थी। मिट्टी को कुछ मतलब स्लेट के आकार के इस तरीके से वो गीली मिट्टी को ऐसे बनाते थे और इस पे ऐसे लिख दिया करते थे। ठीक है, तो इस तरीके से वो लिखते थे। लेकिन ये लिखते क्यों थे? इनके लिखने का जो रीज़न था वो ये था, लेन देन का हिसाब रखना। मान लीजिए कि मेसोपोटामिया के जो लोग थे, जैसे उनके शहरों में शहरीकरण था। शहरीकरण का मतलब वहाँ पर शहर बसाए गए थे। तो वहाँ पर क्या हुआ, वहाँ पर लेन देन होगा, यानी कि व्यापार वगैरह हुआ। तो जब व्यापार वगैरह होता है तो यहाँ की चीज़ें वहाँ जाती है, वहाँ की चीज़ें यहाँ आती हैं। उसी तरीके से पैसे कि आपने कितने रुपए में बेचा, तो इन सब चीज़ों के लिए क्या होता है कि आपको क्या क्या रखना पड़ेगा, एक हिसाब रखना पड़ेगा। और इसी हिसाब को रखने की ज़रूरत को पूरा करने के लिए उन लोगों ने किस चीज़ की शुरुआत करी, लेखन कला की शुरुआत करी। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर है कि हर एक लेन देन का हिसाब रखने के लिए अलग पट्टिका का प्रयोग होता था। यानी कि जितना भी आपको हिसाब, जैसे कि मान लीजिए आपने पूरे दिन में 5 लोगों से व्यापार किया, तो हर 5 व्यक्ति के लिए ना 5 तरह की अलग अलग पट्टिका बनाई जाती थी। ठीक है, और ज़रूरत समाप्त होने पर उस पट्टिका को नष्ट कर दिया जाता था। जैसे कि मान लीजिए कि ये जो आपकी पट्टिका है, ये वाली जो मैं बता रहा हूँ, इस पे किसी एक व्यक्ति का नाम था कि उससे मेरे को इतने पैसे लेने हैं। अब मान लो मैंने वो पैसे ले लिए, तो अब क्या करना है, इस पट्टिका को नष्ट कर देने की ज़रूरत जैसी खत्म होती थी वो इस पट्टिका को नष्ट कर देते थे। ठीक है, इसके अलावा क्या है कि पट्टिकाओं में संकेत चित्रों तथा कीलाकार अक्षरों का प्रयोग होता था। कीलाकार मतलब जो कील के आकार के आपके बुक में दे रखा है, आप उनको देख सकते हैं। तो वो कीलाकार अक्षर थे जिनका इस्तेमाल वो अपनी लेखन कला के समय में करते थे। इसके अलावा लगभग 2600 ईसा पूर्व के आसपास सुमेरियन भाषा का प्रयोग किया गया और उस समय लेखन कला के प्रयोग के उद्देश्य शब्दकोश बनाना, भूमि के हस्तांतरण को कानूनी मान्यता देना और राजा के कार्यों का वर्णन करना इत्यादि। यानी कि इसमें पर 3 बातें लिखी गई है कि स्टार्टिंग में जो आपका मतलब लेखन कला विकास हुआ तो उसमें डिक्शनरी बनाने के लिए किया गया था। इसके अलावा आपने अपने अपनी जो भूमि है वो जब किसी और को दी जाती है तो आप उसको कानूनी मान्यता देंगे। तो एक वो लिख करके देंगे, हाँ भाई मैं अपनी जो ज़मीन है इस बंदे को दे रहा हूँ। तो किस पे लिख के देते थे वो लोग, वो इस पट्टिका पे लिख के देते थे। इसके अलावा राजा जो भी कार्य कराते थे वो भी वो इन्हीं पट्टिकाओं पर रख करके उसको संभाल के रखा करते थे। ठीक है, इसके अलावा है 2400 ईसा पूर्व के बाद अक्कदी भाषा का प्रयोग शुरू हुआ और लगभग 2000 वर्षों तक चलता रहा। यानी कि सबसे स्टार्टिंग में जो उपयोग हुई थी भाषा वो आपकी सुमेरियन थी और बाद में कौन सी भाषा आ गई, आपकी अक्कदी भाषा आ गई। ठीक है, तो आपको समझ आएगा कि आखिर जो ये लेखन कला है वो स्टार्ट क्यों करी गई थी। तो आप बता सकते हैं कि व्यापार का जो लेन देन था उसका हिसाब करने के लिए, शब्दकोश बनाने के लिए और भूमि के हस्तांतरण को कानूनी मान्यता देने के लिए, और इसके अलावा राजा जो भी कार्य करते थे वो इनको लिखने के लिए। ठीक है, इसके अलावा इससे क्वेश्चन एक और पूछा जाता है कि आखिर ये जो लेखन कला है सबसे पहले कैसे शुरू करी गई थी। तो वही मैंने आपको बताया कि वो मिट्टी को, यानी जो चिकनी मिट्टी थी उसको गूंथते थे और उसको इस तरीके से एक पट्टिका के रूप में ढाल देते थे और इसी पर लिखा करते थे। यानी कि मतलब होता है ना स्क्रैच करके एक तरीके से वैसे लिखा करते थे और फिर इसको धूप में सुखा देते थे और इस तरीके से उनकी लेखन कला का विकास हुआ था। ठीक है, तो ये मेसोपोटामिया वाले चैप्टर में कंफर्म होता है कि ये क्वेश्चन आपका आना है, तो इसलिए इसको ध्यान से लिख लीजिए या फिर पढ़ लीजिए। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं जो कि आपका थर्ड चैप्टर है आपका, जो रोमन साम्राज्य है। रोमन साम्राज्य का नाम ही यही है आपका, 3 महाद्वीपों में फैला हुआ साम्राज्य। 3 महाद्वीप आपको पता ही है, यूरोप, अफ्रीका और पश्चिमी एशिया। ओके, तो देखिए इसमें जो क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे वो ये पूछा जाएगा कि श्रमिकों की दशा की व्याख्या कीजिए। देखिए रोमन साम्राज्य अगर आपने पढ़ा हुआ तो वहाँ पे श्रमिक हुआ करते थे। श्रमिक एक तरीके से वहाँ पर दास हम कहिए, जो काम करते हैं उनको ही, तो दास भी थे और श्रमिक एक ही है। श्रमिक वैसे अलग होते हैं, वर्कर्स को कहते हैं, और दास हमारे स्लेव्स होते हैं जो कि हमेशा के लिए किसी के दास बन जाते हैं। ठीक है, तो देखो कि भूमध्य सागर और मतलब हमें क्या कहता है ना, इनकी दशा की व्याख्या करनी है। दशा मतलब कि इनकी क्या कंडीशंस थी कहाँ पर, रोमन साम्राज्य में। ठीक है, तो भूमध्य सागर और निकटवर्ती पूर्व में दासता की जड़ें मजबूत थी। मीन्स कि यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा दास हुआ करते थे, मतलब ज़्यादातर जो काम था वो दासों से ही लिया जाता और बहुत सारे लोग यहाँ पर दास हुआ करते थे। जैसे कि यहाँ पर जो सबसे पहला आपका आया था सम्राट कहाँ का, रोमन साम्राज्य में सबसे पहला सम्राट जो आपका ऑगस्टस ही है। ठीक है, तो इसके शासनकाल में जो इटली की कुल 75 लाख की आबादी थी और देखिए उसमें 33 लाख दास थे। टोटल आबादी कितनी है, 75 लाख है।
और इसमें से 30 लाख तो आपके दास ही दास हैं। तो देखिए यहाँ पे आप यही समझिए कि एक रोमन साम्राज्य के एक छोटे से शहर में, मतलब इटली शहर तो उससे बड़ा है, उस शहर में 75 लाख की जनसंख्या में 30 लाख लोग केवल दास हैं। तो कितने ज़्यादा दासों पर मतलब एक तरीके से निवेश किया गया है, फिर उनसे काम लिया जाता है। इसके अलावा है दासों को पूंजी निवेश समझा जाता है। एक तरीके से आपके पास दास है तो आप ये समझिए कि आपके पास कुछ पैसे हैं, ये समझिए। जैसे कि मान लिया मेरे पास 100 दास है, तो मैं इन दासों को बेच करके क्या समझता हूँ, मेरे पास पैसे आ सकते कि नहीं। तो इसीलिए यहाँ पर लिखा है कि दासों को पूंजी निवेश समझा जाता था। इसके अलावा जो उच्च वर्ग के लोग थे प्रायः दासों से क्रूरतापूर्ण व्यवहार करते थे, यानी कि वो इनको कुछ भी नहीं समझते थे, इनको मतलब कि बहुत ही क्रूर नज़र से देखना है, फिर इनके साथ क्रूरतापूर्ण व्यवहार करना, ये ऐसे करा करते थे। इसके अलावा प्रथम शताब्दी में शांति की स्थापना के बाद दासों की आपूर्ति में कमी के कारण दास प्रजनन या फिर वेतनभोगी मजदूरों के विकल्पों को अपनाया गया। यानी कि एक समय ऐसा आया था जब दासों की ना कमी पड़ गई थी, तो दासों की कमी को पूरा करने के लिए दास प्रजनन को बढ़ावा दिया गया। इसका मतलब क्या था कि जितने भी दास थे उनको बोला गया, यानी कि मतलब दास में मेल और फीमेल दोनों, इन दोनों को बोला गया कि आप जो है दास मतलब कि बच्चे पैदा कीजिए, और वो जो बच्चे पैदा होंगे उसी को क्या बनाएंगे, वो भी तो दास ही बनेंगे। तो यही यहाँ पर आपका क्या है, दास प्रजनन है। तो इसको बढ़ावा दिया गया था, क्यों? क्योंकि दासों की जो संख्या थी वो कम हो गई थी। ठीक है, और एक और दासों की संख्या कम होने के जो दूसरा विकल्प था पूरा करने का, वो था वेतनभोगी मजदूर, यानी कि दास तो उस समय थे नहीं, कम पड़ गए थे, तो कुछ लोगों को वेतन दे करके काम कराया जाता था, जिनको वेतनभोगी मजदूर भी बोला गया था। ठीक है, इसके अलावा है सरकारी कार्यों के लिए वेतनभोगी मजदूरों को लगाया जाता, क्योंकि ये तरीका सस्ता। देखिए जो वेतनभोगी मजदूर होते हैं ना, इनको क्या है कि बस इनको आपको सैलरी देनी है और ये फिर चले जाएंगे। ठीक है, लेकिन एक जो दास होता है उसको क्या करना पड़ेगा आपको, उसको वर्ष भर आपको खाना खिलाना पड़ेगा, उसको संभाल के रखना पड़ेगा, जगह सोने की देनी पड़ेगी, मतलब बहुत सारे खर्चे एक तरीके से। तो एक तरीके से जो आपका वेतनभोगी मजदूर है वो कम खर्चे में आपका ज़्यादा काम कर सकता है। तो ये भी था, एक समय ऐसा आया था जब दासों की जगह वेतनभोगी जो थे इन्होंने उनका स्थान ले लिया था। इसके अलावा जितने भी मजदूर थे उनकी ओर विशेष ध्यान रखा जाता, और कामगारों को कभी कभी छोटे छोटे समूहों में बांट दिया जाता, ताकि जानकारी रहे कि कौन काम कर रहा है। यानी कि उस समय के जो दास हुआ करते थे, या फिर मान लीजिए जो मजदूर थे, उनको पहले तो ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया था, यानी कि 10-10 के ग्रुप में बांट दिया जाता, और उनके ऊपर एक मैनेजर रख दिया जाता था, ताकि वो ये चेक कर सके कि कौन बंदा काम कर रहा है और कौन बंदा काम नहीं कर रहा है। इसके अलावा जितने भी दास थे उनके ऊपर नियंत्रण रखे जाते थे, जैसे कि उनको दाग के रखते थे कि ये हमारा दास है, कल को ये भाग जाएगा तो हमें मिलेगा, तो हम उस दागने के निशान से उसको पता कर लेंगे। इसके अलावा उनके हस्ताक्षर कराए जाते थे। इसके अलावा बंधुआ मजदूर थे, ताकि वो कभी काम छोड़ के जा ही ना सके। ठीक है, लेकिन जब इतनी सारी चीज़ें थी, लेकिन फिर भी क्या हुआ, लास्ट में ये देखा गया कि जितने भी आपके वेतनभोगी मजदूर ना, श्रमिक, इनकी संख्या ज़्यादा हो गई। किसके अकॉर्डिंग? इनके, यानी कि जो दास थे ना आपके, इनकी संख्या लास्ट में कम हो जाती है, और जो वेतनभोगी मजदूर हैं वो बढ़ जाते हैं। रीज़न मैंने आपको बताया वेतनभोगी बढ़ने का, क्योंकि इनको क्या है, इनको आपको कम ही पैसे देने पड़ते थे, इसीलिए जो वेतनभोगी श्रमिक थे उनकी संख्या बढ़ने लगी थी और दासों की संख्या कम होने लगी थी। ठीक है, तो ये आपको एक तरीके से दासों की मतलब आप दशा बता सकते हैं कि कैसा उनके साथ व्यवहार करते थे, कैसे उनको मतलब रखा करते थे, इसकी दागना है, उनको हस्ताक्षर करा करके रखना। ठीक है, तो आप ये इसमें बता सकते हैं कि रोमन साम्राज्य में श्रमिकों की दशा की व्याख्या कैसी थी। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, वो है आपका अब्बासी क्रांति पे। तो अब्बासी क्रांति अगर आपने पढ़ा होगा तो यही है कि जो आपका इस्लाम था पहले। ठीक है, इस इस्लाम में खलीफाओं का शासन, मतलब पहले तो पैगम्बर मोहम्मद है, पैगम्बर मोहम्मद के बाद खलीफाओं का शासन स्टार्ट हुआ। लेकिन उस खलीफा में जो आखिरी खलीफा थे आपके अली, उस अली के बाद, यानी कि अली जो खलीफा थे हमारे, उनके बाद क्या हुआ, एक वंश आया था जिसको हमने उमैयद वंश बोला था। ठीक है, तो इस उमैयद वंश को हटाने के लिए अब्बासी लोग आए थे, और इन्होंने क्या करा था, एक मतलब कि आंदोलन चलाया था जिसका नाम था दवा। दवा नाम का इन्होंने आंदोलन चलाया, किसके विरोध में? उमैयद वंश को हटाने के लिए, और इसी को क्या बोलते हैं, अब्बासी क्रांति बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए इसमें कौन कौन से परिवर्तन है। तो इसमें परिवर्तन आया था कि अरबों के प्रभाव में कमी आई थी, कि जो अरब के लोग थे इनसे अब एक तरीके से लोग जो थे उन्होंने डरना कम कर दिया था। इसके अलावा जो ईरानी संस्कृति थी वो बढ़ गई थी, और अब्बासी लोगों का जैसे शासन स्टार्ट हुआ, इन लोगों ने जो बगदाद है उसको राजधानी बना दिया, और इसके अलावा इराक और खुरासान की अधिक भागीदारी के लिए सेना और नौकरशाही का पुनर्गठन गैर कबीलाई आधार पर किया गया। पहले क्या था कि मान लीजिए कि पहले जो कबीले थे वो कबीलों में लोग बटे हुए थे। ठीक है, तो मान लो कोई खलीफा बना तो उसका जो कबीला था ना वो अपने ही कबीले के लोगों को काम देता था। लेकिन जैसे ही अब्बासी क्रांति आती है, फिर जो अब्बास के लोगों का जब शासन स्टार्ट होता है, तो वो कबीले के आधार पर लोगों को काम नहीं देते थे। जो
जिसके अंदर जितनी कैपेबिलिटी है कि हाँ ये बंदा कर सकता है, उस हिसाब से काम देते होता है ना। जैसे कि मान लीजिए मेरे चाचा गए तो काम पे रख लिया, तो ऐसा पहले होता था, लेकिन जैसे ही अब्बासी लोग आते हैं उन्होंने इस चीज़ को ख़त्म कर दिया, ठीक है। इसके अलावा अब्बासी लोगों ने धार्मिक स्थिति और उनके कार्यों को क्या किया, मजबूत किया। ये जो चीज़ें थी ये नहीं होती थी किस समय, जब उमैयद वंश था, ठीक है। तो उन्होंने इन सब चीज़ों को सही किया। इसके अलावा अब्बासी लोगों ने इस्लामी संस्थाओं और जो विद्वान थे इस्लाम के, उनको संरक्षण प्रदान किया ताकि जो इस्लाम धर्म है वो और आगे बढ़ सके, ठीक है। और यही सब आप इसमें लिख सकते हैं। इसके अलावा यहाँ के राज दरबार कैसे थे इसके बारे में, और जो भी त्यौहार वगैरह होते थे, एक तरीके से आप इस पूरा ये बताएंगे कि अब्बासी लोगों के आ जाने से जो इस्लाम धर्म था, जो पहले रुक गया था उमैयद वंश के समय में, उसको आगे जो बढ़ाया वो अब्बासी लोगों ने बढ़ाया। जो आज के समय आप इस्लाम धर्म देख रहे हैं, इसके पीछे एक रीज़न आप ये भी लिख सकते हैं कि अब्बासी लोग जब आ गए थे तो इन्होंने इस्लाम धर्म को बहुत तेज़ी से आगे बढ़ाया, ठीक है। तो अब्बासी क्रांति आपकी यही है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका कि यूरोप अंग्रेजी का वर्ड है, सॉरी, यूरोप में 14वीं सदी के संकट का वर्णन कीजिए और 14वीं सदी में यूरोप का आर्थिक विस्तार धीमा पड़ने के कारणों का प्रभाव का उल्लेख कीजिए। देखिए एक ये क्वेश्चन कन्फर्म है आपका आना, मुझे तो लगता है 8 नंबर का ये क्वेश्चन आपका आना है, जिसमें आपसे पूछा जाएगा कि जो यूरोप था उसमें 14वीं सदी का संकट क्या था। तो इसमें 3 संकट आप बताएंगे कि आखिर किन कारणों की वजह से जो आर्थिक विस्तार था वो कम हो गया था। तो पहला आपका जलवायु में परिवर्तन है, दूसरा है कि जो खाने खदानें थी उसमें चांदी की कमी बढ़ गई थी, और तीसरा आपका ब्यूबोनिक प्लेग है जो कि चूहे द्वारा एक बीमारी फैलती है, ठीक है। तो ये आप इस तरीके से बताएंगे। उसके बाद देखिए क्या है, जलवायु परिवर्तन के क्या इफेक्ट पड़े थे। तो जलवायु परिवर्तन से क्या हो गया था कि एक ही दम से जो गर्मी थी वो उसका जो स्थान था वो किसने ले लिया था, सॉरी, जो तेज ग्रीष्म ऋतु जो थी उसकी जगह पे तीव्र ठंडी ग्रीष्म ऋतु ने बदल लिया था। मतलब अपना जैसे होता है ना, इसके मान लीजिए गर्मी चल रही है, एक ही एकदम से ठंड आ जाए। मान लीजिए कि मई का जो महीना होता है आपका, तो उस मई के महीने में क्या होती है, गर्मी होती है, लेकिन मान लीजिए ठंड आ जाए, तो ठंड आ गई तो क्या होगा, बहुत सारे इफेक्ट पड़ेंगे। जैसे कि यहाँ पे एक इफेक्ट दिखाया गया है कि पैदावार के मौसम छोटे हो जाना, तूफान और सागरीय बाढ़ों का आना, इसके अलावा भूमि संरक्षण ठीक प्रकार से ना होना, कि भूमि की जो उर्वरता थी ना वो कम हो गई थी। क्यों? क्योंकि भाई मौसम चेंज हो रहा है, जलवायु चेंज हो रही है, जलवायु चेंज होने से बहुत इफेक्ट पड़ता था, ठीक है। एक ये इफेक्ट पड़ा। इसके अलावा जितने भी चारागाह थे, चारागाह क्या होते हैं, चारागाह वे होते हैं जहाँ पर पशुओं को चराया जाता है, तो उसमें कमी आ गई, जिसकी वजह से पशु कम हो गए, क्योंकि पशुओं को चढ़ने के लिए जो जगह चाहिए वो तो जगह ही नहीं है, तो पशु खाएंगे क्या, मर जाएंगे ना। तो एक ये हुआ। इसके अलावा जनसंख्या वृद्धि इस समय बहुत होती है, और जनसंख्या वृद्धि जब भी बढ़ती है तो यहाँ पर आपके संसाधन कम पड़ते हैं, और संसाधन कम पड़ेंगे तो क्या होगा, आपके देश में अकाल आएगा। तो ये भी हुआ था यूरोप में। और इसके अलावा अनगिनत पशुओं की मृत्यु हुई थी। कब? इस जलवायु परिवर्तन से। खुद ही सोचिए कि अगर आप अभी आपका जैसे मई का महीना आने वाला है, और इस मई में आपको सभी को पता है कि गर्मियाँ होती हैं, ठंड आ जाए, क्या कर लेंगे आप? समझ रहे कि नहीं समझ रहे? तो ये जो इफेक्ट पड़ा ना, सेम यही इफेक्ट आप कहाँ बताएंगे, 14वीं सदी के संकट में बताएंगे, पहला वाला। सेकंड पे चलते हैं कि ऑस्ट्रिया और सर्बिया, ये यूरोप के 2 जगह हैं जहाँ की खानों में क्या होता है, चांदी के उत्पादन में कमी आई, और जिसकी वजह से क्या हुआ, उस समय सिक्के बनाए जाते थे। अब सोचिए जब चांदी ही नहीं रहेगी तो सिक्के बना पाएंगे क्या? नहीं बना पाएंगे, और नहीं बनाएंगे तो क्या होगा, व्यापार में हानि होगी। तो यही यहाँ पे लिखा है कि चांदी की कमी से मुद्रा निर्माण में सस्ती धातु के मिश्रण का प्रयोग करना पड़ा था। यानी कि अब चांदी नहीं है तो चांदी के अलावा कोई दूसरा भी तो हमें चाहिए। तो उन्होंने क्या किया कि दूसरी धातुओं के मिश्रण से उन्होंने सिक्के बनाने स्टार्ट कर दिए। तीसरा आपका आता है ब्यूबोनिक प्लेग। तो दूसरे देशों से व्यापारिक जहाज़ों के साथ चूहों के आने के कारण ब्यूबोनिक प्लेग फैला, और मरने वालों की संख्या कुल आबादी से 20 से 40% तक पहुँच गई। यानी कि खुद ही सोचिए, किसी देश की जनसंख्या मान लीजिए 10 लाख है, इस 10 लाख में से कम 4 लाख लोग 4 लाख लोग मर गए। क्यों? क्या? क्योंकि वहाँ पर क्या आ गया था, ब्यूबोनिक प्लेग आ गया था। ये ब्यूबोनिक प्लेग क्या है भाई, तो ये चूहे द्वारा जो गंदगी फैलती है उसकी वजह से एक बीमारी होती है, तो वही आपकी ब्यूबोनिक प्लेग है। ये भी उसी समय था, कब? 14वीं सदी के समय में आया था। इसकी वजह से क्या हुआ था कि यूरोप की कुल जनसंख्या सन 1300 में 730 लाख से घट करके अगले यानी कि 100 सालों बाद 4.5 लाख रह गई थी। खुद ही देखिए कितना ज़्यादा यहाँ पर डिफरेंस आपको देखने को मिल रहा है। क्यों? किस बीमारी की वजह से? इस ब्यूबोनिक प्लेग की बीमारी की वजह से, ठीक है। तो ये एक तरीके से 3 कारण हैं जिसकी वजह से 14वीं सदी में यूरोप का जो आर्थिक विस्तार था वो धीमा पड़ गया। और प्रभाव इसके हैं कि सामाजिक विस्थापन हुआ, यानी कि लोगों के एक जगह से दूसरी जगह जाना, मजदूरों की संख्या में बहुत ज़्यादा कमी आ गई थी, क्योंकि लोग एक जगह से जब दूसरी जगह जाएंगे तो भी कमी आती है, और लोग मरे भी थे बहुत ज़्यादा,
ठीक है। और कृषि और उत्पादन में असंतुलन आ गया। जैसे कि हमने यहाँ पढ़ा ना कि पैदावार के मौसम छोटे हो गए। जैसे कि मान लीजिए कि गेहूं का जो महीना है, उस महीने मान लो गेहूं को चाहिए गर्मी चाहिए, वैसे तो ठंडी चाहिए, और उसमें गर्मी है तो गेहूं खराब होगा कि नहीं होगा, हो जाएगा। तो वही बात यहाँ पे लिखी गई है कि कृषि में और उत्पादन में असंतुलन आ गया। मांग कम होने से कृषि उत्पादों के मूल्य में कमी आ गई। मांग कम होने से कृषि के मूल्य में कमी आ गई। प्लेग की महामारी के बाद मजदूरों की कमी के कारण मजदूरों के दरों 250% तक वृद्धि हो गई। यानी कि मजदूर जब कम पड़े तो उनके रेट बढ़ गए, उनके भाव बढ़ गए। आप ये एक तरीके से लिख सकते हैं। तो ये जो आपका टोटल था, ये 8 नंबर का क्वेश्चन आता है। 8 का है वैसे तो ये पूरा, लेकिन मान लीजिए आपसे सिर्फ छोटा सा पूछा जा सकता है तो 4 नंबर में भी आ सकता है, जिसमें कुछ ही चीज़ें आपको हो सके 2 ही कारण बताने हो। तो ये आपका दूसरा चैप्टर और तीसरा चैप्टर, चौथा और ये छठा, ये 4 चैप्टर के मैंने 4 क्वेश्चन निकाले हैं। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। प्लीज़ थोड़ा सा सपोर्ट करिए और टाटा बाय बाय।